भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून 1975 को रात 12 बजे तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। लेकिन ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा था। इसके पीछे एक कहानी है। नमस्ते, मैं हूं सागर पुंडीर और आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है। भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा, इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाएगी। 50 साल पहले गूंगी गुड़िया कही जाने वाली इंदिरा गांधी ने भारत पर इमरजेंसी थोपी थी। इसे लोकतंत्र का काला दौर कहा जाता है। इस वीडियो में हम तथ्यों के साथ समझेंगे कि इमरजेंसी क्यों लगी, क्या हुआ और इसका असर क्या पड़ा। 1971 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण को चुनाव में हराया। राजनारायण ने इंदिरा पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। 12 जून 1975 को जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को चुनावी धांधली का दोषी पाया। उनका रायबरेली से निर्वाचन रद्द कर दिया गया और 6 साल तक किसी भी चुनावी पद पर रहने पर रोक लगा दी गई। इंदिरा गांधी और संजय गांधी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। इस फैसले के बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। जयप्रकाश नारायण, जिसे हम जेपी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने बिहार से शुरू हुए अपने आंदोलन को तेज किया। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी ने एक विशाल रैली की, जिसमें उन्होंने सेना, पुलिस और जनता से अपील की कि इंदिरा के आदेश को ना माने। जेपी ने इधर सिंहासन खाली करो कि जनता आती का नारा दिया, उधर इंदिरा ने आपातकाल लगा दिया। इंदिरा ने इसे आंतरिक अशांति का आधार बनाया और आपातकाल की सिफारिश की। बिना किसी कैबिनेट मीटिंग के मध्यरात्रि को राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करा लिए गए। लेकिन अगले 21 महीनों तक देश ने अभूतपूर्व दमन देखा। नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीने का अधिकार भी निलंबित कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे सैकड़ों विपक्षी नेताओं को जबरन जेल में ठूस दिया गया। इस दौरान 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। समाचार पत्रों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। प्रेस को सरकार की मंजूरी के कुछ भी छापने की इजाजत नहीं थी। संजय गांधी के नेतृत्व में जबरन नसबंदी अभियान चलाया गया। आधिकारिक आंकड़ों की माने तो 60 लाख से अधिक पुरुषों की नसबंदी कराई गई, जिसमें नाबालिग और विधवाएं भी शामिल थी। इंदिरा के बेटे संजय ने बिना किसी आधिकारिक पद के सरकार पर जबरदस्त नियंत्रण बनाए रखा था। उनके पास पीएम आवास में एक विशेष टेलीफोन लाइन थी, जिसके जरिए वो मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों को आदेश दे रहे थे। ये सब झेलने के बाद एक ऐसी सुबह आई जब देश में इमरजेंसी खत्म हो गई। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी हटाई गई। इंदिरा ने नए सिरे से लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान किया। जनता पार्टी, जिसका गठन विपक्षी दलों ने मिलकर किया था, उसने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर यह चुनाव लड़ा। 1977 के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली। इंदिरा गांधी खुद रायबरेली से चुनाव हार गई। कांग्रेस की सीटें 350 से घटकर 153 रह गई। ये पहली बार था जब जनता पार्टी की जीत के बाद मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। यह आजादी के 30 साल बाद पहली बार हो रहा था जब कांग्रेस सत्ता से बाहर थी। इमरजेंसी में जहां लोगों ने दमन झेला, तो कई सबक भी मिले। आपातकाल के बाद संविधान का 44वां संशोधन 1978 लाया गया, जिसने अनुच्छेद 352 में बदलाव कर भविष्य में इमरजेंसी के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश की। इमरजेंसी ने दिखाया कि लोकतंत्र कितना नाजुक हो सकता है। नागरिकों की स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी की रक्षा जरूरी है।
44वें संशोधन ने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में इमरजेंसी केवल युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह जैसे गंभीर स्थितियों में ही लगाई जाए। 1977 के चुनाव में जनता ने यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र में असली शक्ति जनता के हाथ में है।